गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड का जो फर्स्ट पेपर है पश्चिमी दर्शन का इतिहास वो शुरू करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर है। देखिए, जब हम पश्चिमी दर्शन इस क्लास में अब हम पश्चिमी दर्शन शुरू करेंगे और इसको आखिर तक जहाँ तक हमारा सिलेबस है कांट तक वहाँ तक पढ़ेंगे। जब हम पश्चिमी दर्शन की बात करते हैं तो कि पश्चिमी दर्शन आपने लास्ट क्लास में भारतीय दर्शन पढ़ा और मैंने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में थोड़ा बताने की कोशिश करी थी कि भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में भेद है। वो भेद क्या है? तो एक सबसे बड़ा भेद तो ये माना जाता है कि पश्चिमी दर्शन जो है वो बौद्धिक ज़्यादा है व्यवहारिक होने की बजाय, ऐसा कहा जाता है। ये बात कहाँ तक सही है ये बात हम देखेंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। कि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि वो बौद्धिक ज़्यादा है, उतना व्यवहारिक दर्शन नहीं है पश्चिमी दर्शन जितना भारतीय दर्शन व्यवहारिक है। क्योंकि हम जीवन भारतीय दर्शन में हम जीवन के जो दुख हैं उनसे प्रभावित होते हैं और फिर उनका हल ढूंढने के लिए मोक्ष की तरफ जाना हमें एक रास्ता नज़र आता है। जबकि पश्चिमी दर्शन में ऐसा है कि वहाँ भी जिज्ञासा से दर्शन शुरू हुआ। हम सुकरात को पढ़ेंगे। सुकरात जो है हमारे पहले फिलॉसफर हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के सेकेंड ईयर के इस पेपर के पहले फिलॉसफर हैं सुकरात। लेकिन सिर्फ सुकरात से वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू नहीं होती। वेस्टर्न फिलॉसफी शुरू होती है जहाँ तक हमें बताया जाता है थैलीस से, मतलब सुकरात से पहले हमें ग्रीक दार्शनिक की चर्चा पश्चिमी दर्शन में मिलती है। तो ग्रीक दर्शन से शुरुआत जब पश्चिमी दर्शन की मानी जाती है तो वो जितने भी दार्शनिक थे, थैलीस हो, चाहे पॉबिनाइट्स हो, डाल्टन हो, हेराक्लाइटिस हो, एनेक्सिमीज हो, एनेक्सिमेंडर हो, ये जितने भी ग्रीक दार्शनिक हैं, इन्हें प्रारंभिक ग्रीक दर्शन अर्ली ग्रीक फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। इनमें से जितने भी फिलॉसफर्स थे इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी जो इनको परेशान करती थी वो ये थी कि जगत कैसे बना और बाहर जो चीज़ें हम देखते हैं वो कैसे बनी, उनके मूल में कौन सा तत्व। तो इनकी जो प्रमुख समस्या थी वो एक तरीके से तात्विक समस्या थी। हम ये कह सकते हैं कि तत्वमीमांसीय समस्या थी कि वो ये जानना चाह रहे थे कि जगत कैसे बना। हम जानते हैं कि जो दर्शन है उसकी एक शाखा को हम तत्वमीमांसा के नाम से जानते हैं और उस शाखा में हम तत्व का अध्ययन करते हैं। जगत का जो मूल तत्व है वो मूल तत्व क्या है उसको तत्वमीमांसा में पढ़ा जाता है। इसके अलावा हम तत्वमीमांसा में जगत के बारे में तो पढ़ते हैं क्योंकि जगत के मूल में कोई तत्व है हम उसे जानना चाहते हैं। ईश्वर को भी एक तत्व माना जाता है, आत्मा को भी एक तत्व माना जाता है। तो तत्वमीमांसा में इनका अध्ययन भी किया जाता है। तो अब उन दार्शनिकों के सामने तो सबसे बड़ी समस्या यही थी जगत कैसे बना। तो जिज्ञासा से पश्चिमी दर्शन का प्रारंभ माना जाता है। अब अलग अलग दार्शनिकों ने, मैं ग्रीक दार्शनिकों की बात कर रही हूँ, अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स की बात कर रही हूँ, कि उन्होंने जगत को लेकर अपना यही कहा। किसी ने ये माना कि ये जो जगत है ये जल से बना है, कोई कहता है जगत वायु से बना है, कोई जगत को एक खास किस्म की शक्ति से मानता है, तो कोई चार तत्वों से मानता है, पृथ्वी से, वायु से, जल से, मिट्टी से। अलग अलग तरीके से वो लोग ये कहते हैं कि जगत का निर्माण हुआ। लेकिन हमें जहाँ से पढ़ना है वो है सुकरात। सुकरात का दर्शन क्या है, उसकी मेन समस्या क्या है, तो उसको जानने से पहले हमने थोड़ा सा अर्ली ग्रीक फिलोसफर्स में सिर्फ इसीलिए डिस्कस कर रही हूँ, ये हालांकि ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, ताकि आप लोगों को पहली बात तो ये ध्यान रहे कि पश्चिमी दर्शन सुकरात से नहीं, उससे पहले भी कुछ फिलोसफर्स हुए हैं, वहाँ से शुरू हुआ है। दूसरी बात, उनकी प्रमुख समस्या जगत को लेकर थी कि जगत का निर्माण कैसे हो। तो उनकी प्रमुख समस्या एक तात्विक समस्या थी कि
क्योंकि जगत के मूल में कोई तत्व है, उस तत्व से ही ना केवल जगत बना बल्कि इसी जगत का हिस्सा हम मनुष्य, प्राणी जगत, वनस्पति जगत, वो सब उसी से बने। तो उसको जानना उनका मुख्य उद्देश्य था और वो उस उद्देश्य तक अपने अनुभवों से पहुंच रहे थे। उस समय कोई बहुत साहित्य उपलब्ध नहीं था, तो वो जिस तरह भ्रमण करते थे, उनके जो अनुभव होते थे, उसके आधार पर अपनी समझ के हिसाब से उन्होंने बताने की कोशिश करी कि जगत कैसे बना। इसके अलावा एक समस्या और उनके सामने ये थी कि जगत में जो परिवर्तन होते हैं क्या वो सत्य है या जगत का ना बदलना सत्य है। तो एक दूसरी समस्या ग्रीक फिलोसफर्स के सामने ये थी, क्योंकि कुछ फिलोसफर जैसे हेराक्लाइटस मानते हैं कि परिवर्तन ही सही है, ये जो हमें स्थायी चीज़ें दिखाई देती हैं असल में वो अस्थायी नहीं होती, उनमें भी बदलाव होता है लेकिन इतना सूक्ष्म होता है कि वो हमको समझ में नहीं आता, या समझ में ना कहूँ तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। बाकी बदलाव हर वस्तु में होता रहता है। और दूसरी तरफ कॉमनर्स जैसे लोग हैं, वो भी एक फिलोसफर है, वो ये कहता है कि परिवर्तन सत्य नहीं है, सत्य है स्थायी होना किसी चीज़ का। चीज़ें स्थायी ही होती हैं, परिवर्तनशील नहीं होती। तो एक समस्या उनके सामने ये थी कि जगत को परिवर्तनशील माने, हालांकि जगत परिवर्तनशील होता है, लेकिन ये सत्य माने या जगत के मूल में जो चीज़ें स्थायी है उसे सत्य माने। तो इन समस्याओं पर उन्होंने अपने अपने विचार दिए। अब हमें सुकरात की क्या प्रॉब्लम रही होगी, सुकरात की समस्या जगत का निर्माण कैसे हुआ ये नहीं थी। परिवर्तन सच है कि स्थायित्व सच है, ये भी सुकरात की समस्या नहीं थी। सुकरात की समस्या थी क्या? देखो, सुकरात के समकालीन या सुकरात से थोड़ा पहले सोफिस्ट, ये भी एक तरीके के हम ये कह सकते हैं कि फिलोसफर थे। इनका भी जीवन को लेकर एक नज़रिया था और उस समय ग्रीस में वो भी काफ़ी माने हुए शिक्षक थे, बेसिकली टीचर्स थे। ऐसे टीचर्स थे जो हायर क्लास, राजकुमार जो होते हैं, राजा जो होते हैं, सामंतों के बच्चे जो होते हैं, या कोई भी जो अफोर्ड कर सके उनकी फीस को, उसको पढ़ाते थे। वो बहुत व्यवहारिक शिक्षा देते थे, दुनिया को लेकर, जीवन को लेकर, और व्यवहार का जो तरीका होता है उसको लेकर उनका नज़रिया बहुत ही ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक था या व्यक्तिवादी था। जैसे बहुत ही फेमस लाइन प्रोटोगोरस की हम सब ने पहले भी आप लोगों ने एथिक्स पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने ग्रीक फिलॉसफी पढ़ी होगी, आपने सुकरात ज़रूर पढ़ा होगा। तो सुकरात के संदर्भ में सोफिस्टों का उल्लेख हमेशा होता है। तो आपने जाना होगा वहाँ पर कि वहाँ प्रोटोगोरस का एक स्टेटमेंट है कि मानव ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। मतलब मेरे लिए सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये मैं तय करूँ, ठीक है। कोई दूसरी चीज़ ये तय नहीं करेगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सत्य शाश्वत तो नहीं हो सकता, सत्य तो परिवर्तनशील हो गया। मैं क्या सत्य मानती हूँ, सामने वाला व्यक्ति क्या सत्य मानता है, तीसरा व्यक्ति सत्य क्या मानता है, इन सब में क्या हो गया, मत वैभिन्न हो गए। सबके मत, सबके विचार अपने अपने हो गए, चीज़ें एकदम बदल गई, हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये सोफिस्टों का मत था। सोफिस्ट जो थे वो राजनीति की शिक्षा दिए जाते थे कि राजनीति में आप कैसे सफल हो सकते हैं, आप एक आकर्षक व्यक्तित्व कैसे बना सकते हैं, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें वो लोगों को सिखाते थे। और जीवन के बारे में तो मैंने जैसे ही बताया कि उनका दृष्टिकोण सापेक्षतावादी दृष्टिकोण था, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण था कि सत्य व्यक्ति के हिसाब से बदल जाता है, उनके केंद्र में व्यक्ति था। ये हम समझ सकते हैं कि एक सामान्य रूपरेखा सोफिस्टों की हमारे सामने बन गई। अब सुकरात को इनसे क्या मसला था, सुकरात को इनसे क्या दिक्कत थी? सुकरात की जो मुख्य समय, सुकरात उसी समय ग्रीक फिलोसोफर थे। लिखा सुकरात ने कुछ नहीं, सुकरात के शिष्यों ने ज़रूर सुकरात की बातों को, उनके दर्शन को, उनके विचारों को कलेक्ट किया। उसमें प्लेटो का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्लेटो ने अपने गुरु के जो भी विचार थे, जो दर्शन था, उसको लिखा है, उसको सिस्टमैटिक ढंग से हम लोगों को अवेलेबल प्लेटो ने ही कराया है। तो प्लेटो ये बताते हैं कि सुकरात वो शिष्य या वो नौजवान जो सोफिस्टों के मत पे चलते थे, वो सुकरात के पास भी आते थे। तो सुकरात उनसे बातचीत करता था, उनकी बातों को जानने की कोशिश करता था और अपना मत देता था, जो सुकरातों के मत से या सोफिस्ट जो थे उनके मत से सुकरात का मत बिल्कुल अलग था।
जो सोफिस्ट ये बोलते थे कि जो सत्य है वो व्यक्ति से व्यक्ति में बदल जाता है, वहाँ पे सुकरात ये कहता है कि नहीं, सत्य में सामान्य कुछ होगा, सत्य में सार्वभौम जैसा कुछ होगा जो सभी लोगों को एक जैसा सही लगे, उचित लगे। मतलब कोई एक ऐसी बात होनी चाहिए जो सभी मानवों को उचित लगे, कोई एक ऐसा पॉइंट है। ये अलग बात है कि कोई चाय में कम मीठा पसंद करता है, कोई कुछ मीठा पसंद, किसी को कोई रंग पसंद हो सकता है, किसी को कुछ और रंग पसंद हो सकता है, किसी के जीवन का तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन इस बात को सब स्वीकार करें कि चोरी करना बुरा है, सत्य बोलना सही है, ईमानदारी से जीवन जीना सही है। तो सुकरात के हिसाब से ये ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे सामान्य तत्व या कुछ ऐसे सामान्य मापदंड ढूंढ निकालें जिसमें सभी मानव एकत्रित हो, और वहाँ ये ना कहा जा सके कि मनुष्य मतलब सभी वस्तुओं का मापदंड मनुष्य है, ये नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि कुछ कॉमन तत्व निकाला जाए। तो सुकरात विशिष्ट तथ्यों में से कुछ सामान्य तथ्य ढूंढता था। तो इस तरीके से सुकरात का मत और सोफिस्टों का मत एक दूसरे से अलग हो गया, लेकिन सुकरात का जो तरीका था वो सोफिस्टों के तरीके से थोड़ा अलग था। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि सुकरात किस मेथड से या सुकरात ने कौन सी पद्धतियाँ अपनाई अपनी बात या अपना विचार लोगों तक पहुँचाने के लिए। इसी में हम आगे पढ़ेंगे कि सुकरात का ज्ञान का सिद्धांत क्या है। सुकरात की मुख्य समस्या नैतिक समस्या है। सुकरात की समस्या कोई ज्ञान मीमांसीय समस्या नहीं है कि ज्ञान कैसे होता है, ना तत्व मीमांसीय है कि जगत का निर्माण किसने किया। उसकी सबसे प्रमुख समस्या नैतिक समस्या है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, उसको कैसे जाना जा सकता है, कैसे व्यवहार में उतारा जा सकता है। वो उचित अनुचित जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो सामान्य होना चाहिए, जिस पर सभी मानव या मानव जाति एकमत हो सके। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी पद्धतियाँ और ज्ञान का सिद्धांत डिस्कस करेंगे। थैंक यू।